हेलो दोस्तों, क्रेडोज आईएएस में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका एजुकेटर शरद चंद्र पांडे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार पीसीएस का प्रोग्राम हमारे संस्थान के द्वारा चलाया जा रहा है। 17वीं बीपीएससी की तिथि निर्धारित हो चुकी है। 17 नवंबर 2024 को आपकी प्रारंभिक परीक्षा संपन्न की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में हमारे चैनल पर कई वीडियो उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं। उसके रणनीति के बारे में चर्चा की गई है, साथ ही साथ उसके जो प्रश्न पत्र के प्रारूप हैं उनके बारे में भी चर्चा की जा चुकी है। आज जो हमारी यह कक्षा प्रारंभ होने वाली है, इसमें हम बिहार विशेष के बारे में पढ़ने वाले हैं। बिहार विशेष उन 4 महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंध रखता है जो आपको प्रारंभिक परीक्षा में बढ़त दिला सकते हैं। जब हम बात करें कि बिहार पीसीएस के लिए कम समय में एक अच्छी तैयारी कैसे किया जाए, तो सामान्यतया आपको जो अनुभवी व्यक्ति होते हैं वो ये बताते हैं कि आप अगर 4 क्षेत्रों पर अपनी अच्छी पकड़ बना लेते हैं तो आप अपनी प्रारंभिक परीक्षा को आसानी के साथ क्वालिफाई कर जाते हैं। और उन 4 क्षेत्रों में पहला जो क्षेत्र है वह आपका इतिहास का आता है। इतिहास से सर्वाधिक मात्रा संख्या में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उसके बाद आपका विज्ञान से प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं, समसामयिक से प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं और बिहार विशेष से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उन्हीं चारों क्षेत्रों में से एक आपका बिहार विशेष आज हम यहां डिस्कस करने वाले हैं। बिहार विशेष में आपको बिहार का इतिहास भी पढ़ना पड़ेगा, आपको बिहार के भूगोल के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, आपको बिहार के सेंसस के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, बिहार के कृषि के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। यानी कि जितने भी सामान्य अध्ययन से संबंधित क्षेत्र होते हैं उसमें बिहार की क्या स्थिति है, बिहार से संबंधित क्या महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं, कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, कौन से महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, इन सबको आपको तैयार करके एग्जाम में जाना है। अब जबकि हम बिहार ही प्रारंभ कर रहे हैं तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है कि बिहार के एक जो भौगोलिक संरचना है उसकी, बिहार का जो एक राजनीतिक क्षेत्र है, सबसे पहले उसके विषय में थोड़ा सा देखेंगे मैप के माध्यम से। उसके बाद देखेंगे कि इसका क्षेत्रफल कितना है, साथ ही साथ अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है, इसके जो पड़ोसी राज्य हैं कौन से हैं, क्या कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है यह राज्य, इस राज्य का अक्षांशीय विस्तार कितने किलोमीटर है, सॉरी कितने से कितने डिग्री तक है, देशांतरी विस्तार कितने से कितने डिग्री तक है, साथ ही साथ देखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या स्थान रखता है। तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करते हुए चलेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की अपनी पहली कक्षा को। और यहां पर जैसा कि आप देख रहे हैं, यह रहा हमारा बिहार का एक मैप है, बड़ा शानदार। और आप सभी लोग अगर सामान्य भूगोल पढ़े होंगे, अगर आपको भूगोल की सामान्य समझ भी होगी, तो आप जानते हैं कि पृथ्वी पर एक काल्पनिक रेखा खींची जाती है पूरब से पश्चिम की दिशा में, जिसे हम नाम देते हैं अक्षांश रेखा, जिसे हम नाम देते हैं अक्षांश रेखा। और एक रेखा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक काल्पनिक रेखा खींची जाती है, इसे हम नाम देते हैं देशांतर रेखा, इसे हम देशांतर रेखा कहते हैं। तो जब किसी भी क्षेत्र के बारे में हम पढ़ते हैं तो यह भी हमें जानना आवश्यक होता है कि इस क्षेत्र का अक्षांशीय विस्तार कितना है और इसका देशांतरीय विस्तार कितना है। एक तरफ जहां हम अक्षांशीय विस्तार के माध्यम से किसी क्षेत्र के जलवायु, तापमान, वनस्पति, वर्षा, अन्य तमाम प्रकार की जानकारी इकट्ठा करते हैं, तो वहीं देशांतर के माध्यम से हम किसी क्षेत्र के समय का निर्धारण करते हैं, उसके मानक समय का निर्धारण किया जाता है। इसी तरह से जब हमें किसी निर्जन क्षेत्र पर या फिर कहीं समुद्र पर अगर हमें किसी व्यक्ति की, किसी वस्तु की जो करेक्ट लोकेशन ज्ञात करनी होती है, तो हम अक्षांश देशांतर के माध्यम से ही उसकी लोकेशन ज्ञात करते हैं। बिहार के संदर्भ में अगर बात करें तो बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार है, उसको एक नजर में देख लेते हैं। अगर हम अक्षांशीय विस्तार की बात करें बिहार की, तो 24 डिग्री से लेके इस तरह से हम देखेंगे 24 डिग्री 20 मिनट
इसे ऊपर लिखते हैं। अक्षांशीय विस्तार की अगर हम बात करें, कितना है अक्षांशीय विस्तार? 24 डिग्री 20 मिनट। अगर इस तरह से डबल कॉमा लगा हुआ होता है तो इसको मिनट पढ़ा जाता है, और अगर यही सिंगल कॉमा लगा होता है तो उसे सेकंड पढ़ा जाता है। तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड, 10 सेकंड नॉर्थ। नॉर्थ क्यों यहां लिखा हुआ है, यह समझने की जरूरत है हमें। जैसे भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, पृथ्वी के बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा खींची जाती है जिसे हम भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं, या फिर विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं, या फिर हम उसे इक्वेटर कहते हैं। इस रेखा के उत्तर की तरफ जितने देश आते हैं वे सारे उत्तर अक्षांशीय देश कहे जाते हैं या उत्तरी गोलार्ध के देश कहे जाते हैं, जबकि इससे नीचे जितने देश हैं दक्षिणी गोलार्ध या दक्षिण अक्षांशीय देश कहे जाते हैं। क्योंकि भारत पूरा का पूरा उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है, इसलिए भारत में स्थित प्रत्येक राज्य के साथ सामान्य रूप से हम उसे नॉर्थ हेमिस्फीयर या हम उत्तरी गोलार्ध ऐड करते हुए चलेंगे। तो जो प्रारंभिक बिंदु है, यानी कि बिहार का प्रारंभ कहां से होता है अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से, तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 डिग्री नॉर्थ उत्तरी अक्षांश से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट, ध्यान रखिएगा जो मैंने बताया है पहचान, 31 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ के मध्य माना जाता है। यानी कि इसकी जो दक्षिणी अक्षांशीय विस्तार अगर आप देखेंगे, दक्षिणी अक्षांशीय विस्तार यहां 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर, अगर यह उत्तरी इसका अक्षांशीय विस्तार देखें तो यह 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड तक माना जाता है। यह इसका क्या है, यह इसका अक्षांशीय विस्तार है। क्या है, अक्षांशीय विस्तार। इसकी टोटल लंबाई कितनी है, यानी कि दो अक्षांशों के बीच, बिहार के जो दो अक्षांश हैं, यानी कि बिहार में 24 से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट के बीच में कितना क्षेत्रफल है बिहार का, जिसे आप कह सकते हैं कि लंबाई कितनी है बिहार की, तो यह कुल होता है कवर 345 किलोमीटर। कितना, 345 किलोमीटर। 345 किलोमीटर लंबाई है इस दो अक्षांश के बीच में। ठीक है, तो यह अक्षांशीय भी हो गया और बिहार की लंबाई भी हमने देख लिया ऐसे। अब देखते हैं इसका देशांतरी विस्तार। देशांतरी विस्तार का मतलब क्या हुआ कि ऐसी काल्पनिक रेखा जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हो, काल्पनिक रेखा, तो बिहार में किस देशांतर से किस देशांतर तक जो है बिहार का विस्तार है, इसे आप सामान्य भाषा में चौड़ाई कह सकते हैं। तो कितने से कितने तक है ये देखते हैं। अगर देखें देशांतरी विस्तार के बारे में, देशांतरी विस्तार क्या है, 83 डिग्री 19 मिनट, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड। ठीक है, 50 सेकेंड ईस्ट। ईस्ट क्यों कहेंगे, क्योंकि जो हमारी ग्रीनविच रेखा है जो कि लंदन से गुजरती है उसे 0 डिग्री माना जाता है, और उससे जितने भी देश पूरब की तरफ पड़ते हैं उनके साथ जब भी कोई भी देशांतर मान लिखा जाएगा तो उसके साथ पूर्व जोड़ दिया जाता है। तो जितने देश 180 और 0 के बीच में हैं, खासकर जो ग्रीनविच के ईस्ट में हैं, तो उनका जब भी देशांतरीय मान लिखा जाएगा तो वहां ईस्ट लिखना जरूरी होगा। तो भारत पूरी तरह से ईस्ट में है, पूर्वी देशांतरीय देश है, इसलिए जब बिहार का भी हम लिखेंगे देशांतरीय मान तो यहां ध्यान रखेंगे हर मान के साथ हम ईस्ट पूर्व लिखना ना भूलें। तो जो प्रारंभिक देशांतरीय रेखा है बिहार की वह 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्व है, और बड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, सीधे सीधे ये प्रश्न पूछ लेता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इससे मिलता जुलता ही आपके पास विकल्प रहेगा। विकल्प में आपके हो सकता है 83 डिग्री 20 मिनट 30 सेकेंड कर दे, या 82 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड कर दे,
आप कंफ्यूज हो जाएंगे। उसके अलावा आप अक्षांशीय विस्तार भी ध्यान रखें, 24 की जगह 22 कर सकता है, 23 कर सकता है, वह भी आप हमेशा याद रखें। तो ये बेसिक चीज अगर बना के मैप, एक अपने हाथ से एक मैप बना के अगर चीजों को आप याद करेंगे, थोड़ा ये आसान हो जाएगा। तो जो प्रारंभ होता है बिहार का 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड पूर्व के बीच में स्थित है। क्या है? यह देशांतरीय विस्तार है, और इसे सामान्य भाषा में कहें तो चौड़ाई है बिहार की। और बिहार की चौड़ाई यह अगर हम किलोमीटर में मापें तो कितने किलोमीटर ठहरता है? तो यह ठहरता है चौड़ाई 483 किलोमीटर। कितना? 483 किलोमीटर इसका यह देशांतरीय विस्तार देखने को मिलता है। ये तो हमने देखा अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। अब अगर हम बात करें कि क्षेत्रफल कितना है, कुल क्षेत्रफल कितना है बिहार का, तो कुल क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो 94,163 किलोमीटर, 94,163 वर्ग किलोमीटर पूरे बिहार का क्षेत्रफल है। अब प्रश्न यहां से तुम पूछना मुश्किल है, डायरेक्ट प्रश्न नहीं पूछेगा, उसे भी पता है। तो क्या कहेगा कि भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, जो कुल भारत का क्षेत्रफल है उसका कितना प्रतिशत क्षेत्र जो है वो बिहार राज्य के द्वारा कवर किया जाता है। तो कितना किया जाता है? मात्र 2.86%। यह कुल भारत के क्षेत्रफल में बिहार के क्षेत्रफल की हिस्सेदारी है। कितना? 2.86%। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान की बात करें कि भारत जो बिहार है वह भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से किस स्थान पर आता है, तो बिहार का स्थान आता है 12वां। ठीक है, बिहार 12वें स्थान पर है भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो यह एक सामान्य अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार हुआ, क्षेत्रफल हुआ। भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत और क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान हुआ। अब इसी से संबंधित एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, वो जान लेते हैं। जैसे ये पूछा, बिहार राज्य ऐसा राज्य है, आप देखेंगे तो उत्तर की तरफ यह एक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। उत्तर की तरफ यह एक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, किसके साथ? नेपाल के साथ। ठीक है, नेपाल के साथ बिहार की एक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनती है। वहीं अगर हम पूरब की तरफ देखें तो पूरब की तरफ यह पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाता है। किसके साथ? पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, पूरब की तरफ। और अगर दक्षिण की तरफ बात करें, नीचे की तरफ, तो यह झारखंड के साथ सीमा साझा करता है। किसके साथ? झारखंड के साथ, जो कभी बिहार का ही एक भाग हुआ करता था। और उसके बाद बचा उत्तर पश्चिम का हिस्सा, तो पश्चिम की तरफ यह उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। किसके साथ? उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। तो बिहार की जो आसपास की सीमाएं हैं, किस देश से या किस राज्य से मिल रही हैं, इससे संबंधित प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ कभी कभी यह भी पूछा जाता है कि कितने राज्य हैं जो नेपाल के कितने जिले हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, या कितने जिले ऐसे हैं जो पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा कर रहे हैं, या कितने जिले हैं जो उत्तर प्रदेश या झारखंड के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, चले उस पर भी आएंगे, उससे पहले कुछ और चीजें देख लेते हैं इसमें और भी। जैसे बिहार 1 अप्रैल 1936 से 1 अप्रैल 1936 ओडिशा से अलग हुआ। 1 अप्रैल 1936 ये ओडिशा से अलग होता है। ठीक है, ओडिशा से कब? 1 अप्रैल 1936 को। लेकिन 22 मार्च
को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च को, 22 मार्च 1912, 22 मार्च 1912 को स्थापना दिवस का प्रारंभ, यानी कि 22 मार्च को स्थापना दिवस मनाया जाता है। उसके बाद सन 2000 में 15 नवंबर 2000 को बिहार राज्य का पुनः बंटवारा किया जाता है और लगभग 45.86% हिस्से के साथ एक नया राज्य बनाया जाता है, झारखंड। झारखंड का गठन होता है, कब होता है? 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, चले दूसरे पेज में ही लिख देते हैं इसे। ठीक है, इसी में पेज में, बाकी पीछे जाके देख लेंगे। तो यहां पे हमने कहा 22 मार्च 1912, 22 मार्च 1912 स्थापना दिवस मनाया गया। ठीक है, स्थापना दिवस। ठीक है, इसके अलावा 15 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग झारखंड राज्य बनाया जाता है। बिहार से अलग झारखंड राज्य बनाया जाता है एक। और बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ गया? तो यहां पर बौद्ध बिहारों की अधिकता के कारण, बौद्ध बिहार अधिक थे, उनकी अधिकता के कारण इसका नाम बिहार पड़ गया। ठीक है, इसका नाम क्या पड़ गया? इसका नाम बिहार पड़ गया। ठीक है, अब देखते हैं राजकीय मछली। जैसे यहां के जैसे जैसे आप समुद्र तटवर्ती क्षेत्रों की तरफ बढ़ते हैं तो आप देखेंगे वेशभूषा, पहनावा, भोजन सब में आपको परिवर्तन देखने को मिलता है। जिस जिस क्षेत्र में आप जाते हैं, आपको सामान्यतः, भारत एक ऐसा विविधता वाला देश है और यहां पर विभिन्न प्रकार की जलवायु मिलती है। तो जिस प्रकार की जलवायु होती है उस प्रकार की कल्चर होता है, उस प्रकार की मिट्टी होती है, उस प्रकार की वनस्पति होती है, उस प्रकार का भोजन होता है। बिहार में इस मछली बड़े पैमाने पर, बिहार, बंगाल बड़े पैमाने पर मुख्य भोजन में शामिल है। तो बिहार की जो राजकीय मछली है, राजकीय मछली मांगुर है। ठीक है, आपसे कभी पूछा जा सकता है राजकीय मछली मांगुर, मांगुर क्या है? मांगुर बिहार की राजकीय मछली है। राजकीय चिन्ह क्या है? यह भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। राजकीय चिन्ह, राजकीय चिन्ह की अगर बात करें तो दो स्वास्तिक के बीच में, दो स्वास्तिक के बीच में एक बोधि वृक्ष है। ठीक है, अब मैं इतना अच्छा आर्ट तो नहीं बना पाता, मान लीजिए कि ये बोधि वृक्ष हो गया। ठीक है, ये बोधि वृक्ष हो गया और एक वृक्ष है, ईंट है। ठीक है, ये ईंट है और इस तरह से माला लटकी है इसकी दो डालों पे। ठीक है, और यहां पे ये स्वास्तिक का चिन्ह है। ठीक है, ये स्वास्तिक का चिन्ह है। ठीक है, और इसमें उर्दू में लिखा हुआ है बिहार। ठीक है, यही यहां का राजकीय चिन्ह है। और क्या है यह? बोधि वृक्ष। ठीक है, क्या है? बोधि वृक्ष। और इसे ब्रिटिश सरकार के, ब्रिटिश एरा में 1930 से 35 के बीच में, 1930 के 30 से 35 के बीच में कभी इसे अपनाया गया था राजकीय वृक्ष के, राजकीय चिन्ह के रूप में। ठीक है, तो ये यहां पर वृक्ष के रूप में आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक अन्य महत्वपूर्ण चीज क्या है, यहां देखें, जो राजकीय गीत है बिहार का, मेरे भारत के कंठहार बिहार, तुझको शत शत वंदन, ये राज्य गीत है बिहार का। और इसके लेखक कौन है? लेखक श्री सत्यनारायण जी हैं। लेखक इसके श्री सत्यनारायण जी हैं। और जो इसको संगीत दिया गया है श्री हरि प्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा जी के द्वारा इसकी संगीत की रचना की गई है। इस गीत को आधिकारिक रूप से मार्च 2012 में अपनाया गया, बहुत जल्दी अपनाया गया। आप देख सकते हैं मार्च 2012 में आधिकारिक रूप से इसे अपनाया गया। ठीक है, आधिकारिक रूप से स्वीकार किया गया, इसे राज्य गीत के
संदर्भ में। प्रतीक चिन्ह आप यहां देख सकते हैं, जो अभी आगे हमने देखा, ये जो बोधि वृक्ष मैंने बनाया है यह प्रतीक चिन्ह के रूप में है। दो स्वास्तिक से घिरा हुआ एक बोधि वृक्ष है और प्रार्थना के लिए ये मालाएं हैं। ठीक है, ये माला है, इस तरह से कर दे नहीं तो आप समझेंगे क्या है। ठीक है, ये माला है। ठीक है, ये माला है प्रार्थना के प्रतीक के तौर पर। और पेड़ का आधार एक वृक्ष है, ईंट है। राजकीय भाषा की अगर बात करें कि राजकीय भाषा क्या है, तो राजकीय भाषा जो है वो है हिंदी। राजकीय भाषा है यहाँ की हिंदी। और दूसरी राजकीय भाषा कौन सी है? उर्दू। दूसरी राजकीय भाषा है उर्दू। और उर्दू को 1981 में अपनाया गया। 1981 में इसे दूसरी राजकीय भाषा के तौर पर घोषणा की गई इसकी। तो आशा करता हूं ये सामान्य सी जो जानकारी थी, सामान्य नहीं कहेंगे, इसे विशेष मान के चलिए, क्योंकि इसी तरह प्रश्न पूछा जाता है और काफी बच्चे इसमें विफल हो जाते हैं, तो है तो विशेष ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं बिहार में बोली जाने, चूंकि बिहार एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे कई सारी बोलियां, उपबोलियां, भाषाएं मौजूद हैं। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखें तो बिहार में जो कुल बोले जाने वाली बोली है, आप देख पा रहे हैं यहां पर मैथिली भी बोली जाती है, भोजपुरी भी बोली जाती है, मगही भी, अंगिका भी, बज्जिका भी, नागपुरी, खोरठा, जो है पंच परगनिया, कुमारमाली, इतनी भाषाएं बिहार में बोली जाती हैं। अलग अलग क्षेत्रों में इतनी विविधता देखने को मिलती है। लेकिन जो भारतीय संविधान की सूचियां हैं, उन सूचियों में जो सूची नंबर 8 है वह भारत की भाषा के संदर्भ में बात करता है। भारतीय संविधान में जो आधिकारिक भाषाएं होती हैं वो उस सूची में शामिल की गई हैं, और इसमें इन भाषाओं में से मात्र एक भाषा को शामिल किया गया है और वह है आपकी मैथिली। ठीक है, भारतीय संविधान की 8वीं सूची में शामिल एकमात्र भाषा, 8वीं सूची में शामिल एकमात्र भाषा कौन सी है? मैथिली। ठीक है, ये मत भूलिएगा आप लोग, बहुत जरूरी है। और भोजपुरी को लंबे समय से शामिल करने की मांग उठ रही है। इस संदर्भ में समय समय पे उस क्षेत्र के द्वारा या उस क्षेत्र के जो प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा इसकी मांग उठती रहती है। ठीक है, इसे भारतीय संविधान में वर्ष 2003 में 8वीं सूची में मैथिली को 2003 में जोड़ा गया था। 2003 में इसे एक राजकीय भाषा के तौर पर, एक जो है क्लासिक लैंग्वेज के तौर पर इसे यहां जोड़ दिया गया। अब बात करें अगर राजकीय पशु की, कि बिहार का राजकीय पशु क्या है, तो बिहार का राजकीय पशु क्या है? बैल। ठीक है, बैल बिहार का राजकीय पशु है। ठीक है, ये देखिए, ये बहुत सामान्य जानकारी है, मैं बार बार बता देना चाहता हूं, बहुत सामान्य जानकारी है, लेकिन ऐसी जानकारियां जरूर पूछी जाती है। बिहार पीसीएस का एक सामान्य नेचर है कि वह अपने परीक्षा में 30 प्रश्न तक, 30 से 35 प्रश्न तक बिहार विशेष से प्रश्न बनाता है। ठीक है, बिहार विशेष से प्रश्न बनाता है। उनका कहना होता है कि हमारे यहाँ कोई व्यक्ति अगर अधिकारी बन रहा है तो वह बाहर की जानकारी कम रखेगा चले, लेकिन बिहार की उसे पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो राजकीय पशु क्या है? बैल है। और इनका वैज्ञानिक नाम क्या है? बोस टॉरस। ठीक है, वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम क्या है? बोस टॉरस, बोस टॉरस। ये इस पशु का, बैल का वैज्ञानिक नाम है, ये भी आपसे पूछा जाता है। और राजकीय वृक्ष क्या है? राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल। हो सकता है आप में से कई लोग जानते हो, यहां ये पेज देखें, इसका जो राजकीय वृक्ष क्या है? राजकीय वृक्ष है पीपल। ठीक है, राजकीय वृक्ष है पीपल। और आपको जान के आश्चर्य होगा, हमारे कल्चर में, हमारे संस्कृति में पीपल की पूजा सदियों से होती चली आ रही है। और इसका वैज्ञानिक नाम भी देखिए क्या है? फाइकस
रिलीजियोसा, फाइकस रिलीजियोसा, यह इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, रिलीजियोसा ये इसका वैज्ञानिक नाम है। राजकीय पक्षी की अगर बात करें तो राजकीय पक्षी क्या है? गौरैया। राजकीय पक्षी गौरैया अब तो देखने को नहीं मिलती, लेकिन यह पक्षी राजकीय पक्षी के तौर पे शामिल किया। इसका नाम क्या है? इसका जो वैज्ञानिक नाम है पासर डोमेस्टिकस। ठीक है, पासर डोमेस्टिकस, पासर डोमेस्टिकस इसका वैज्ञानिक नाम है। जलीय जीव की बात करें तो आप सभी लोग हो सकता है जानते हैं, जलीय जीव गांगेय डॉल्फिन, गंगेटिक डॉल्फिन जो होती है उसे जलीय जीव घोषित किया गया है। जलीय जीव क्या है? राजकीय जलीय जीव। ध्यान रखिएगा, इस सारे राजकीय हैं, यहां मैंने राजकीय नहीं लिखा था, मैं सोचिएगा अलग हो गया। राजकीय जलीय जीव क्या है? गांगेय डॉल्फिन, यानी कि ये गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन है, जिसे आप लोग हो सकता है सोइस के नाम से जानते हैं या अन्य कई नामों से आप लोग अलग अलग क्षेत्रों में जानते हैं। इनका वैज्ञानिक नाम क्या है? प्लेटेनिस्टा गैंगेटिका, प्लेटेनिस्टा, प्लेटेनिस्टा गंगेटिका। ठीक है, ये क्या है? ये इनका वैज्ञानिक नाम है। राजकीय पुष्प की बात करें तो राजकीय पुष्प क्या है? तो राजकीय पुष्प क्या है? गेंदा। ठीक है, राजकीय पुष्प क्या है? गेंदा। गेंदे का फूल आप सब जानते होंगे, गेंदा जो है ये राजकीय पुष्प है और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? टेगेटस। ठीक है, वैज्ञानिक नाम क्या है? टेगेटस, टेगेटस इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, जो प्लेटेनिस्टा गैंगेटिका है या गांगेय डॉल्फिन है, 2009 में इसे भारत का जलीय जीव घोषित किया गया है। ठीक है, 2009 में भारत का जलीय जीव घोषित किया गया है। ठीक है, इसको भारत का जलीय जीव घोषित किया गया है। ये तो रहे सामान्य जानकारी बिहार के संदर्भ में। उसके बाद अब देखते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीज, जैसे बिहार के कुछ क्षेत्रों के बारे में अगर हम बात करें। चलें इसको मिटा देते हैं, आशा करता हूं आप लोग इसे नोट किए होंगे। ठीक है, चूंकि आगे जो मैं बनाने वाला हूं उसमें जो है मैप नहीं रहेगा, एक प्लेन मुझे चाहिए था लेकिन यहां पे नहीं है मैप, तो इसलिए हम जो है एक पेज ही ले लेते हैं, न्यू पेज। ठीक है, चले न्यू पेज यहां पे आ गया। अब यहां पर देखते हैं, जैसे बिहार में कुल जिलों की संख्या, बिहार में कुल जिलों की संख्या कितनी है? कुल जिले कौन है? कुल जिले 38 हैं। और सबसे नया जिला कौन सा है? अरवल। अरवल सबसे नए जिले के रूप में शामिल किया गया, सबसे बाद में इसका गठन किया गया था। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है, कुल मंडल कितने हैं? अगर बात करें तो मंडल की संख्या कितनी है? थोड़ा सा इसे और अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है। ठीक है, 38 जिले, सबसे नया अरवल, अरवल सबसे नया जिला है। इसके अलावा अगर बात करें तो बिहार में कितने मंडल हैं? ये तो 38 जिले हो गए, कितने मंडल हैं? तो 9 मंडल हैं। ठीक है, 9 मंडल हैं बिहार में, 9 मंडल हैं और 101 अनुमंडल हैं। कितने? 101 अनुमंडल, 101 अनुमंडल हैं यहां पर। ठीक है, अब अनुमंडल के बाद आता है कितने गांव? 44,874 गांव हैं। कितने? 44,874 यहां पर गांव हैं। ठीक है, इतनी संख्या में 44,874 गांव हैं। शहरों की संख्या कितनी है? कुल 199 शहरों की संख्या। शहर कितने हैं? 199 मोबाइल रिचार्ज। ठीक है, ये शहरों की संख्या है।
और कितने इस समय ब्लॉक हैं, तो 534 ब्लॉक हैं। ब्लॉक की संख्या कितनी है? 534 ब्लॉक हैं। ठीक है, 534 ब्लॉक हैं। तो यह एक उस बिहार के बारे में हमने देखा कि कैसे इसकी प्रशासनिक संरचना है, प्रशासनिक रूप से कैसे बिहार को वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। ये तो हो गए बिहार के मंडल, बिहार के प्रमंडल। अब देखते हैं बिहार कितने प्रमंडल में बांटा है। ये तो 9 मंडल हो गए, वो 9 कौन कौन से मंडल हैं ये जानना जरूरी है। 9 कौन कौन से मंडल हैं, तो आप चाहें तो एक ट्रिक के माध्यम से भी इसे याद कर सकते हैं, थोड़ा सा याद करने में आसानी होगी। सभा में पद कम पति ज्यादा, सभा में पद कम पति ज्यादा। ठीक है, एक ट्रिक है, और इस तरह से आप मंडल याद कर, प्रमंडल याद कर सकते हैं, कितने प्रमंडल हैं। ठीक है, बाकी प्रमंडल में कितने जिले हैं इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आगे एक मैप है, इसमें जो रंगों के माध्यम से, अलग अलग रंगों के माध्यम से प्रमंडल के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है। तो जब सभा की हम बात करें तो स से क्या हो गया, पहला जो यहां स है आपका, इससे क्या हो गया, सारण। पहले स से क्या हो गया, पहले स से आपका हो गया सारण प्रमंडल। सारण, सीवान और गोपालगंज, इसमें 3 जिले शामिल हैं जो सारण प्रमंडल का निर्माण करते हैं। उसके बाद आपका आता है भा। भा से कौन सा प्रमंडल हो गया, भा से आपका हो गया भागलपुर। इसमें भागलपुर और बांका 2 जिले शामिल हैं। आप देखते हैं पश्चिम बंगाल से लगा हुआ, और नीचे से, नीचे बांका एक हिस्सा है, बांका है। ठीक है, ये 2 हो गए। उसके बाद में से क्या हो गया, में से मुंगेर हो गया। ये जो में हो गया, में से मुंगेर। स से क्या हो गया, स से आपका सारण हो गया। भ से क्या हो गया आपका, आपका भागलपुर हो गया। में से क्या हो गया आपका, में से आपका मुंगेर हो गया। और प से क्या हो गया आपका, प से आपका यहां हो गया पटना। ठीक है, प से क्या हो गया, पटना। और द से क्या हो गया, द से आपका दरभंगा। ठीक है, द से दरभंगा हो गया, दरभंगा ये हो गया। ठीक है, और क से क्या हो गया, क से कोसी हो गया, क से कोसी हो गया। और म से यहां पे क्या हो गया, म से यहां मगध हो गया। ठीक है, म से मगध हो गया। और ये प से क्या हो गया, प से पूर्णिया हो गया, प से पूर्णिया हो गया। और ती से यहां क्या हो गया, ती से यहां तिरहुत हो गया, ती से तिरहुत हो गया। तो देखिए आपके सारे मंडल हो गए ना, सारे प्रमंडल इस तरह से याद हो जाएंगे 9 के 9 बड़े आसानी के साथ। ठीक है, ये कौन से जिले किस में शामिल हैं ये आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। जैसे तिरहुत में, तिरहुत में कौन शामिल है, पश्चिमी चंपारण हो गया आपका, पूर्वी चंपारण हो गया, शिवहर हो गया, सीतामढ़ी हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, वैशाली हो गया। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, ये तो लाइन में ही हो गए। अब नीचे आ जाइए, मुजफ्फरपुर और वैशाली को शामिल कर लिया गया। ये 6 जिले जो हैं तिरहुत में आते हैं। सारण की बात करें तो सारण में सीवान और गोपालगंज, ये 3 जिले सारण प्रमंडल बनाते हैं। दरभंगा की अगर बात करें तो मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर, ये 3 जिले जो हैं दरभंगा प्रमंडल बनाते हैं। जबकि कोसी की बात करें अगर तो सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, ये 3 जिले कोसी प्रमंडल का निर्माण करते हैं। पूर्णिया की बात करें, किशनगंज, अरवल, पूर्णिया और कटिहार, ये 4 जिले जो हैं ये पूर्णिया मंडल बनाते हैं। जबकि भागलपुर और बांका मिलकर भागलपुर प्रमंडल बनाते हैं। मुंगेर की बात करें तो खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई, इसमें 6 जिले शामिल हैं। और मगध की बात करें तो अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया एवं नवादा, ये 5 जिले मगध में शामिल हैं। इसी तरह से पटना में आपका पटना, नालंदा, ये सारे इसमें जिले शामिल हैं। तो यहां पर आशा करता हूं प्रमंडल से संबंधित आपको काफी चीजें याद हो गई होंगी, आसानी के साथ आप इसे याद कर सकते हैं। इस संदर्भ में कुछ अन्य चीजें भी देखना जरूरी है लगे हाथ, ये भी देख लीजिए कि आप अगर देखें यहां बिहार का सबसे नया जिला कौन सा है, अरवल।
ठीक है। और इसे किस जिले को काट के बनाया गया ये पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो सबसे नवीन जिला, ठीक है, सबसे नया जिला पूछा जा सकता है। सबसे नया जिला कौन सा? अरवल, अरवल है। और क्रम की दृष्टि से कैसा है? 38वां है। 38वां अरवल को बनाया गया। और अरवल को किससे अलग करके बनाया गया? 20 अगस्त 2001 को, 20 अगस्त 2001 को जहानाबाद से काट के, जहानाबाद से काटकर यह जिला अलग करके बनाया गया। झारखंड बनने से पूर्व बिहार में कितने प्रमंडल थे? ठीक है, तो झारखंड बनने से पूर्व अगर बात करें, यानी कि 15 नवंबर 2000, ये तारीख भी दे सकता है, 15 नवंबर 2000 से पहले बिहार में कुल कितने प्रमंडल थे? 13 प्रमंडल थे, 13 प्रमंडल थे। और उसके बाद इसमें से 4 प्रमंडल के साथ, 4 प्रमंडल के साथ क्या बना दिया गया? झारखंड राज्य बना दिया गया। 4 प्रमंडल काट के, ठीक है, क्या बना दिया गया? झारखंड राज्य बना दिया गया। ठीक है, 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ। झारखंड बनने से पहले बिहार में कुल 55 जिले थे। ठीक है, झारखंड बनने से पूर्व प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं। झारखंड बनने से पूर्व बिहार में कितने जिले थे? 55 जिले थे। ठीक है, 55 जिले थे झारखंड बनने से पूर्व। 18 जिलों के साथ झारखंड को अलग किया गया। ठीक है, और जब झारखंड बना तो झारखंड 18 जिले लेके गया ये झारखंड। साथ ही साथ 45.85% भूभाग, 45.85% भूभाग भी बिहार झारखंड ले गया अपने साथ। अब इस समय जबकि बिहार में केवल 9 प्रमंडल बचे हुए हैं, तो इन 9 प्रमंडलों में भी यह जानना है, क्योंकि बिहार को गंगा नदी के द्वारा 2 भागों में बांट दिया जाता है प्राकृतिक रूप से, एक उत्तरी बिहार, एक दक्षिणी बिहार, क्योंकि लगभग बीचों बीच से गंगा जी बहती हैं। तो जो 9 प्रमंडल हैं, इसमें 5 प्रमंडल उत्तरी बिहार में हैं और 4 प्रमंडल दक्षिणी बिहार में हैं। तो जो बिहार में ये जानना आपके लिए जरूरी है, 5 प्रमंडल उत्तरी बिहार में है, जबकि 4 प्रमंडल आपके दक्षिणी बिहार में हैं। कहां पर? दक्षिणी बिहार में हैं। तो पूछा जा सकता है कि उत्तरी दक्षिणी में कितने क्या प्रमंडल हैं। वर्तमान स्थिति क्या है? 38 जिलों के साथ 9 प्रमंडल, 101 अनुमंडल के साथ बिहार एग्जिस्ट कर रहा है। अगर बात करें पश्चिमी चंपारण की, तो बिहार का एक ऐसा जिला है पश्चिमी चंपारण, पेज को थोड़ा छोटा कर देते हैं यहां पे, पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश से सीमा साझा होती है तो दूसरी तरफ नेपाल से भी सीमा बनाता है पश्चिमी चंपारण, इसलिए यह राज्य महत्वपूर्ण हो जाता है। गंगा के मैदानी भाग का जो ढाल है बिहार में, गंगा का जो मैदानी भाग का ढाल है 6 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर है। ठीक है, तो गंगा के मैदानी भाग का ढाल, गंगा के मैदानी भाग का ढाल जो है
वो कितना है 6 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर, सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर। ठीक है, इतना क्या है सामान्य ढाल है बिहार के मैदानी क्षेत्रों में। तो यह रहा बिहार के एक सामान्य जीके और बिहार के से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। अब देखते हैं हम बिहार की राज्य व्यवस्था के बारे में, यानी कि बिहार में राजनीतिक संरचना किस प्रकार की है। तो बिहार की राजनीतिक संरचना को देखें यहां। अच्छा देखिए प्रमंडल एक बार देख लीजिएगा आप लोग इधर भी, ये देखिए रंगों के माध्यम से यहां दिखाया गया है। ये देखिए ये आपका दिखा रहा है यहां पर ये प्रमंडल। ठीक है, ये प्रमंडल आपको आप देखिए इस तरह से। ठीक है, एक प्रमंडल ये आपका हो गया। ठीक है, एक प्रमंडल यहां से हो गया, सारण प्रमंडल हो गया, सारण प्रमंडल यहां दिखा रहा है आपको। ठीक है, उसके अलावा एक प्रमंडल यहां हो गया, आप देख सकते हैं ये पटना को दिखा रहा है ये प्रमंडल। ठीक है, दूसरा यहां जो अलग अलग रंग हैं आप देख सकते हैं, ये यहाँ के प्रमंडल के संदर्भ में बात करें। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या चाहे तो मैं कहूंगा कि आप खुद से मैप बनाएं अपने हाथ से और उसमें आप इन सब चीजों को मेंशन करें अलग अलग पेन के द्वारा, अलग अलग रंग के द्वारा। चलिए अब बिहार की राज्य व्यवस्था के संदर्भ में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो बिहार की अगर राज्य व्यवस्था के बारे में बात करें तो जिस प्रकार की संरचना केंद्र में देखने को मिलती है उसी प्रकार की संरचना राज्य के जो है राज्य में देखने को मिलती है बिहार में। जिस प्रकार से केंद्र में जो सरकार का प्रमुख होता है वह राज्य का जो प्रमुख होता है, राष्ट्र प्रमुख होता है, राष्ट्रपति होते हैं, उसी तरह राज्य में राज्य प्रमुख जो होते हैं वो राज्यपाल होते हैं। तो सबसे पहले हमें राज्यपाल देखना पड़ेगा, उसके बाद जो सरकार के प्रमुख होते हैं, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा, तो यहां पर क्या होगा कि मुख्यमंत्री होते हैं जो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए होते हैं। तो यहां हम विभिन्न पदाधिकारियों के बारे में देखेंगे, साथ ही साथ इसके अतीत के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी लेंगे और वर्तमान परिस्थिति क्या है उसके बारे में भी तो देखेंगे। जब बिहार के राज्यपाल की बात किया जाए तो बिहार के राज्यपाल कौन है, सबसे पहले हम राज्यपाल देखेंगे, क्योंकि ये राज्यों के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। राज्यों के संवैधानिक प्रमुख जो होते हैं उन्हें राज्यपाल कहा जाता है। और इस समय कौन है, राजेंद्र अरलेकर। ठीक है, कौन है, राजेंद्र अरलेकर, ये क्या है, ये राज्यपाल है इस समय। और मुख्यमंत्री कौन है, आप सभी जानते होंगे मुख्यमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार जी, श्री नीतीश कुमार जी। ठीक है, ये आपके माननीय मुख्यमंत्री हैं। अब चूंकि राज्य में गठबंधन की सरकार है, पिछले कुछ सालों से ऐसी प्रवृत्ति देखी जा रही है कि गठबंधन की सरकार में कई दलों के नेता शामिल होते हैं, तो उन्हें संतुष्ट करने के लिए कई उप मुख्यमंत्री की बात की जाती है। अगर आप आंध्रा की बात करें तो इससे पहले जो सरकार थी वहां 5 उप मुख्यमंत्री थे, तो बिहार में इस समय 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। ठीक है, उप मुख्यमंत्री 2 बनाए गए हैं। ठीक, 2 उप मुख्यमंत्री कौन कौन से 2 उप मुख्यमंत्री, एक तो हो गए आपके विजय कुमार सिन्हा जी, विजय कुमार सिन्हा जी हैं, और दूसरे आपके सम्राट चौधरी जी हैं, सम्राट चौधरी जी हैं। और ये दोनों व्यक्ति क्या हैं, दोनों व्यक्ति बीजेपी भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं, दोनों व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, ये भी आपको जानना जरूरी है। अगर बात करें कि बिहार में कितनी लोकसभा की सीटें हैं, कोई भी राज्य केंद्र में शासित सरकार के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है अगर उसमें सीटों की संख्या ज्यादा है। तो अगर बात करें तो बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, यह प्रश्न भी पूछा जाता है। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, कोई बता सकता है? बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 40 है। 40 लोकसभा की सीटें बिहार में मौजूद हैं। और अभी बिहार में लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ 2024 का, 7 चरणों में चुनाव हुआ। ठीक है, 2024 का चुनाव बिहार में कितने चरणों में हुआ, 7 चरणों में संपन्न किया गया। यह पूछा जाता है लोकसभा का चुनाव
कितने चरणों में? 7 चरणों में संपन्न हुआ है 2024 का लोकसभा का चुनाव। अब देखते हैं राज्यसभा की, चूंकि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, राज्य से जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो राज्यसभा में जाते हैं और राज्यों के हित की बात करते हैं, राज्यों के हित का संरक्षण करते हैं। तो यहां पर अगर बात करें राज्यसभा, तो राज्यसभा में बिहार के कितने सदस्य शामिल हैं? राज्यसभा में बिहार से कितने सदस्य शामिल होते हैं? मैंने राज्य लिख दिया, आप इसे जानिएगा राज्यसभा ही लिखा है। तो यहां से 16 सदस्यों का चुनाव किया जाता है। 16 सदस्य जो होते हैं बिहार से राज्यसभा में चुनकर जाते हैं। वर्तमान बिहार विधानसभा में कितनी सीटें हैं? अब बिहार विधानसभा की भी बात कर ली जाए। अगर बात करें तो जैसा कि आप सभी जानते हैं बिहार में जो विधायिका है इसके भी 2 सदन हैं, ठीक है। इसमें भी विधानसभा और विधान परिषद ये 2 आते हैं, ठीक है। इसमें जो विधानसभा है बिहार की, इसमें 243 सीटें हैं प्रेजेंट में, 243 सीट हैं, ठीक है, प्रेजेंट में। और इसमें प्रत्यक्ष रूप से चयनित सदस्य होते हैं, प्रत्यक्ष निर्वाचित, चयनित माफ करिएगा, नहीं मतलब गलती से निकल गया, चयनित, प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य बिहार विधानसभा में भाग लेते हैं। जबकि बिहार विधान परिषद में कितनी सीटें हैं? मात्र 75, मात्र 75 सीट जो हैं वे बिहार विधान परिषद में है और इन्हें अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं जनता के द्वारा, ठीक है। ये दोनों सदनों की यहां स्थिति हो गई। जो भी अब अगर बात करें तो इस समय जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? नंद किशोर यादव, ठीक है। अध्यक्ष कौन है? नंद किशोर यादव जी, नंद किशोर यादव जी अध्यक्ष हैं। और क्योंकि अध्यक्ष से ज्यादा कभी कभी उपाध्यक्ष की बात आ जाती है, क्योंकि लोकसभा में इस बार अध्यक्ष उपाध्यक्ष से संबंधित विवाद खड़ा हुआ था, वहां पर कुछ नियम को ताक पर रखा गया, तो कुछ परंपराएं तोड़ी गई, कुछ लोगों की डिमांड थी उनको फुलफिल नहीं किया गया। इसलिए संभावित है कि आपके परीक्षा में भी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर से संबंधित, प्रोटेम स्पीकर संबंधित, राष्ट्रपति की भूमिका से संबंधित प्रश्न बन सकते हैं। तो जहां विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव जी हैं, तो वहीं नरेंद्र नारायण यादव जी जो हैं, नरेंद्र नारायण यादव उपाध्यक्ष हैं। कौन है? नरेंद्र नारायण यादव उपाध्यक्ष हैं। और नीतीश कुमार जी सदन के नेता हैं, ठीक है, नीतीश कुमार जी सदन के नेता, सदन के नेता नीतीश जी हैं, सदन के नेता नीतीश जी। जबकि नेता प्रतिपक्ष कौन है, यानी कि विपक्ष का नेता कौन है? तेजस्वी यादव, ठीक है, विपक्ष का नेता तेजस्वी यादव विपक्ष का नेता है। और इस समय विधान परिषद के कौन सभापति हैं? विधान परिषद जो कि राज्यसभा के समतुल्य होती है, तो विधान परिषद के इसमें क्या होंगे? सभापति और उपसभापति। तो इस समय इनको चेयर कौन करता है? यानी कि एक नेता होता, एक जो है संचालक होता है। तो इस समय विधान परिषद जो है आपका, इसके सभापति कौन है? अवधेश नारायण जी। कौन है? अवधेश नारायण सिंह, अवधेश नारायण सिंह। ये कौन है? ये इस समय सभापति के पद पर तैनात हैं। और उपसभापति कौन है? रामचंद्र पूर्वे, ठीक है। उपसभापति कौन है? रामचंद्र पूर्वे।
रामचंद्र पूर्वे उपसभापति के पद पर तैनात हैं। हर राज्य के पास अपना एक उच्च न्यायालय होता है और सबसे बड़ी अपीली अदालत अगर माना जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय हो गया। तो हर राज्य का जब उच्च न्यायालय होगा तो यह प्रश्न भी बन सकता है कि वहां पर इस समय मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो अगर बात करें कि बिहार के बिहार हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है, बिहार हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है, तो कौन है, के विनोद चंद्रन। कौन है, के विनोद चंद्रन। ये क्या है, ये बिहार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। जातीय जनगणना कराने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया, बिहार बन गया। लेकिन यही अभी समाप्त नहीं हुआ, इंटरेस्टिंग चीज और भी आगे पड़ा हुआ है, और वो क्या है कि बिहार विधानसभा अस्तित्व में कब आई थी, बिहार विधानसभा अस्तित्व में कब आई थी, ये थोड़ा सा यहां जानते हैं। बिहार विधानसभा, ठीक है, बिहार विधानसभा जो थी यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, इसी के तहत 22 जुलाई 1937 को, 22 जुलाई 1937 को बिहार विधानसभा अस्तित्व में आई थी। और जो प्रथम अध्यक्ष थे इसके, ठीक है, प्रथम अध्यक्ष कौन थे, राम दयालु सिंह। कौन थे, श्री राम दयालु सिंह। श्री राम दयालु सिंह प्रथम अध्यक्ष थे। और उपाध्यक्ष कौन था, उपाध्यक्ष कौन था, अब्दुल बारी। अब्दुल बारी उपाध्यक्ष। बिहार विधायी परिषद जो 1912 में बनाया गया था, बिहार विधान परिषद कब बनाया गया, ये तो विधानसभा की बात हुई। अब विधान परिषद की बात कर लेते हैं। बिहार विधान परिषद, बिहार विधान परिषद की अगर बात करें तो इसे बिहार विधायी परिषद 1912, बिहार विधायी परिषद 1912 में बनाया गया। और इसकी जो पहली बैठक हुई, ध्यान रखिएगा, बनाया गया, ठीक है। और 1913 में 20 जनवरी 1913 में पटना कॉलेज में पहली बैठक हुई, कहां पर, पटना कॉलेज में। भारत सरकार 1935 के तहत भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार को उड़ीसा प्रांत से पृथक किया गया, ठीक है, बिहार को उड़ीसा प्रांत से अलग किया गया, ठीक है। और बिहार विधानसभा को द्विसदनीय बनाया गया, द्विसदनीय बनाया गया, ठीक है। ये यहां पर डेवलपमेंट देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर बात करें तो बिहार ओडिशा का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, यह भी पूछा जा सकता है। बिहार प्रांत का प्रथम लेफ्टिनेंट
कौन था? प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? ठीक है, गवर्नर कौन था, ये पूछा जा सकता है प्रश्न आपसे। तो चार्ल्स स्टुअर्ट बेली, चार्ल्स स्टुअर्ट बेली जो था वो प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर था बिहार का। 1912 से लेके 1915 तक यह लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पर काम किया। वो भी कहां का? बिहार उड़ीसा, बिहार प्लस उड़ीसा, ध्यान रखिएगा, हम क्या अभी यहां गड़बड़ हो जाता। उड़ीसा और बिहार उस समय एक थे, तो दोनों का एक गवर्नर हुआ करता था। तो आज की इस क्लास को हम यहीं रोकते हैं। आशा करता हूं क्लास आपको पसंद आई होगी। ये हमारी पहली क्लास है आज की। आपके रिस्पांस पर यह डिपेंड करेगा कि इसे और कितना अट्रैक्टिव और कितना इंफॉर्मेटिव और कितना इफेक्टिव बनाया जा सकता है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ढेर सारा धन्यवाद और शुभकामनाएं।